गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इतिहास। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके अंतर्गत हमने दो स्रोत देखे थे। एक थे पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। तो हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था आपके पुरावशेष, उसके बाद हमने पढ़ लिया था अभिलेख, इसके बाद हमने पढ़ लिए थे सिक्के, इसके बाद हमने पढ़ लिए थे मूर्तियां और आज हम पढ़ेंगे चित्रकला। ठीक है, चित्रकला आपको दिख नहीं रही, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे कि चित्रकला किस प्रकार हमारे इतिहास निर्माण में सहायक है। आपको मालूम है कि प्राचीन काल से ही मानव का जो मन है सृजनात्मक है, कुछ ना कुछ क्रिया उसके मन में रहती है। जब हमारा मानव शैलाश्रवों में रहता था, तो शैलाश्रव का मतलब है गुफाओं में रहता था मध्य पाषाण काल में, उस समय से हमारे पास चित्र मिले हैं। इसे आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। ये सारे हटा देंगे, फिर हमारे पास टॉपिक रहेगा चित्रकला। ठीक है, उतार लिया आपने। ये सिर्फ आपको जानकारी दी थी, हमने पढ़ लिया था। ये साहित्यिक स्रोत हम चित्रकला के बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जहां के हमें चित्र मिले हैं वो है मध्य पाषाण काल। कहाँ मिले हैं? शैलाश्रयों में। शैलाश्रय आदि मानव के वो निवास स्थान थे जिनसे वर्षा आदि से बचने के लिए वो दिन में रहता था। मैंने आपको बताया मानव का स्वभाव सृजनात्मक होता है, तो इन्हीं गुफाओं के ऊपर, इन्हीं की दीवारों पर उन्होंने जो चित्र बनाए वो हमें मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। वो क्या है? मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं और वो हमें कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश की भीमबेटका में। भीमबेटका नामक गुफाएं हैं, वहां पर मिले हैं। वहां जो चित्र बनाए उसमें मानव की सोच बहुत इस प्रकार की थी। ये चित्र इस प्रकार के थे कि ये मानव इस तरीके से ये बने हुए चित्र थे। जानवर भी कुछ इसी प्रकार के उन लोगों ने बनाए हुए थे। लेकिन ये जो चित्र हैं ये मानव की सोच को बताते हैं कि मानव अब कलात्मक हो गया है, सृजनात्मक हो गया है। यहाँ पर मानव के सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। उन चित्रों में और क्या बनाया गया? सामूहिक जीवन के बारे में बनाया गया। शिकार के चित्र बनाए गए और जो हथियार या जो औजार वो शिकार के लिए लेते थे काम में, वो सारे के सारे यहाँ पर बनाए गए। तो ये है आपके पुरा पाषाण कालीन चित्रकला, मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरा पाषाण कालीन चित्र हमें उपलब्ध नहीं है, और जो नव पाषाण कालीन और जो लोह युग वाले जो चित्र है उनको हम सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ेंगे। पहले इसमें कांस्य कालीन
और ताम्रकालीन चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम बुद्ध काल के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्ध काल में कैसे कैसे चित्र बनते थे। उसके बाद हम गुप्त काल में अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इसे उतार लीजिए। ये आपने देखा बेटा कि हमारे यहाँ जो हजारों लाखों वर्ष पुराने चित्र मिले हैं, उनमें जो सबसे पहले जो हम चित्र मिलते हैं वो मध्य पाषाण युग के, मतलब 8000 ईसा पूर्व का, मतलब आज के 10,000 ईसा पूर्व के जो चित्र मिले हैं वो हमें मिले हैं। कहाँ मिले हैं? शैलाश्रमों में या गुफाओं में मिले हैं। किस काल के हैं? मध्य पाषाणकालीन काल के हैं। कहाँ पे मिले हैं? मध्य प्रदेश भीमबेटका में मिले हैं। उनके जो जीवन के सामूहिक जीवन, शिकार आदि के ये चित्र हैं। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र। देखो बेटा, आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं विश्व की सर्वोत्कृष्ट सभ्यताओं में से एक है। यह अपने नगरीय जीवन के लिए विख्यात है। यहाँ के जो नगर थे वो आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। हम विश्व इतिहास में पढ़ते हैं कि सुमेर वासियों ने सबसे पहले नगर बसाए, लेकिन जिन नगरों को आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं वो नगर आज से 5 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बसाए थे। हम चित्रकला पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आया है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक लेंगे हम आपका यही लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बता दूं कि जल निकास प्रणाली उन्होंने जो बनाई, जल निकास प्रणाली वो संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रणाली थी और आज भी हम उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ ये चीज बताने का मतलब मेरा ये है कि वो सारी चीजों को नियोजित करते थे। अगर सारी चीज नियोजित होती थी तो कोई ना कोई नक्शा उन्होंने ऐसा बनाया होगा, और वो नक्शा किसमें आता है? आपके चित्रों में आता है। आप आज के जमाने में देखते हैं कि आप कोई मकान बनाते हैं तो हम सबसे पहले मकान का नक्शा बनवाते हैं और उसके ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हम हमारा मकान बनाते हैं। तो ऐसी विशाल सभ्यता बिगर ब्लूप्रिंट के होगी ये तो संभव ही नहीं है। दूसरे जो चित्र हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वो मिले मार्गी मोहरों पर, बर्तनों पर। इन चित्रों में मातृ देवी के पीपल, तुलसी, स्वास्तिक है ना, उसके बाद में शंकर भगवान का बैल आदि चित्र हमें बहुतायत में मिले हैं। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी वो सैल खड़ी और मिट्टी की बनी हुई थी। अब पता नहीं कोई लेन देन के काम आती थी या किस काम में आती थी, लेकिन हमें जो मालूम चला है उससे ये मालूम चला है कि उनपे ये चित्र मातृ देवी, पीपल, तुलसी आदि सारी चीजें थी। दूसरी बात, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं, या लिख देता हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं तो ये भी भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब है कि चित्रों के भाव से लिखी गई लिपि।
उसमें बहुत सारे चित्र थे, करीब 400 से लेके 450 चित्र मिलते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अभी उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे लिपि विशेषज्ञों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम पूर्ण रूपेण पढ़ने में इसे सफल नहीं हुए। इसलिए हमें मालूम नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है उन चित्रों के माध्यम से। सिंधु घाटी वाले हमें क्या बताना चाहते हैं हमें मालूम नहीं है। इसे उतार लीजिए, फिर हम प्रवेश करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र। तो मैंने बताया आपको, हौरों और बर्तनों पर मात्र देवी, पीपल, तुलसी, स्वास्तिक, शंकर भगवान, बैल आदि के चित्र मिले हैं। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ की जो लिपि थी वो भी भाव चित्रात्मक थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने विशाल शहरों का निर्माण किया। तो हो सकता है शहर बनाने से पहले उन्होंने नक्शे बनाए हों। हम बात करें बुद्ध कालीन। तो बुद्ध काल के समय में चित्र बनते थे या नहीं बनते थे, इसके बारे में हमारे पास में बौद्ध ग्रंथों में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। तो बुद्ध कालीन एक बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। विनय पिटक में हमें बताया गया है कि तत्कालीन सरकारी इमारतों व बड़े बड़े लोगों के भवन चित्रों से अलंकृत थे। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, विनय पिटक में हमें बताया गया है कि शाही इमारतों पर क्या की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, विनय पिटक हमें बताता है कि शाही इमारतों की चित्रकारी की जाती थी। साथ साथ यह भी बताता है कि तत्कालीन सरकार की इमारतों पर भी बड़े बड़े चित्र बने होते थे और बड़े लोगों के जो भवन होते थे वो भी चित्रों से अलंकृत होते थे। जैसे आप शहर का परकोटा देखेंगे, जयपुर शहर का परकोटा, तो यहाँ जो भवन है तो आप देखोगे यहाँ एक विशेष प्रकार की शैली से चित्र बने हुए हैं। तो उसी प्रकार के चित्र उस जमाने में भी बनाए जाते थे। एक लेखक हुए हैं वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। कौन सा? कामसूत्र। और इस कामसूत्र में उन्होंने 64 विभिन्न कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिनका नाम है वात्स्यायन। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कामसूत्र।
और उसमें 64 विभिन्न कलाओं का वर्णन है और उन कलाओं में से एक है आपकी चित्रकला। ठीक है, इसको बता दीजिए, बताते हैं। वाद सागर के कामसूत्र में विभिन्न प्रकार की 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें नृत्य आदि कलाओं के बारे में लिखा है। उन्हीं कलाओं में से एक उन्होंने चित्रकला को माना है। तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल से विभिन्न कलाओं में चित्रकला की गिनती है। चित्रों के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। ये चित्र सुंदर है, ये चित्र खराब है, ये आपकी मनोदशा को दर्शाता है। चित्र बनाने वाले की दशा को, जैसे ही हम गुप्तकालीन चित्रकला की बात करेंगे तो हम दो तरह की बात करेंगे, वहां पे अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो तो गुप्तकालीन है, और जो राष्ट्रकूटकालीन है एलोरा की गुफाएं, उनके अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो विश्व धरोहर में भी शामिल हैं। ठीक है, तो अगर विश्व धरोहर में शामिल है, इसका मतलब क्या है कि पूरा संसार यह मानता है कि यह चित्रकला इस प्रकार की है कि इसे धरोहर के रूप में सजोना आवश्यक है। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे, उसी की करेंगे जब तक आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया? अजंता व एलोरा की गुफाओं में बने चित्र विश्व विख्यात है। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसे आप उतार लीजिए, तो मैं थोड़ा सा अजंता के बारे में और थोड़ा सा एलोरा के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अजंता एलोरा के चित्र विश्व विख्यात है। बाकी मैं अजंता के बारे में बताऊंगा, फिर आपको उसके बाद में एलोरा के बारे में बताऊंगा। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 29 चट्टानों को काटकर उनमें चित्रकारी की गई है।
इन गुफाओं का निर्माण इन गुफाओं का निर्माण दो चरणों में हुआ है। पहला चरण हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसको समर्पित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। और दूसरा चरण महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। इसे उतार लीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है। तो अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया है और इन गुफाओं का निर्माण दो चरणों में हुआ है। पहले चरण हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है और दूसरा चरण महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मैंने बताया आपको ये गुफाएं बौद्ध चित्रकारी व शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इनका निर्माण दूसरी शती में हुआ है। यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत में शामिल किया गया है। मरणासन राजकुमारी का चित्र विश्व विख्यात है। इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है। मैंने बताया आपको अजंता की गुफाओं ये बौद्ध कालीन चित्रकारी व शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने हैं। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी के अंतर्गत हुआ और यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत में शामिल किया गया है। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो ऐसा जीवंत प्रतीत हो रहा है
कि जैसे आप उस चित्र को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में आपके सामने कोई राजकुमारी मर रही है। इन अजंता की गुफाओं को जब हम दूर से देखते हैं, करीब 7-8 किलोमीटर दूर से जब हम उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो इनकी जो आकृति, इन जो गुफाओं की आकृति है, घोड़े के नाल के समान इस तरीके की हमें दिखती है कि इसका जो निर्माण है दूर से देखने पे लगता है कि जैसे घोड़े की नाल की आकृति वाला इनका निर्माण है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये बहुत कालीन चित्रकारी के नमूने हैं और इनका निर्माण 2वीं शताब्दी में हुआ और यूनेस्को द्वारा इन्हें विश्व विरासत में भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं इनकी जो विशेषता है ये क्या है, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है भाई, औरंगाबाद में है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। ठीक है, यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित, व 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो गांधी जी को बताते हैं। ठीक है बेटा, ये जो एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। इनका निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं। तो अगर आप जब अजंता और एलोरा की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि वो जो गुफाएं थी वो सिर्फ एक धर्म, बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित थी। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको सर्वधर्म, 3 प्रमुख धर्मों की उत्कृष्ट चित्रकला व वास्तुकला मिलती है। वो है आपकी 12 गुफाएं तो इनमें है बौद्ध धर्म से संबंधित और 17 गुफाएं हैं आपके हिंदू धर्म से संबंधित और जो 5 गुफाएं हैं वो है जैन धर्म से संबंधित। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों ने सभी धर्मों के सम्मान में चित्र और गुफाएं बनवाई। जबकि आप अजंता में देखेंगे तो अजंता की गुफाएं
बौद्ध धर्म की शिल्प कला व चित्रकारी का उत्कृष्ट नमूना है, जबकि एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म और जैन धर्म का भी उत्कृष्ट नमूना है। और इसमें दो लाइनें अपन और लिखेंगे, उसको हटा देता हूं। ये सारी गुफाएं पास पास निर्मित है और इन्हें भी यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। ठीक है बेटा, ये आपके अजंता और एलोरा की गुफाएं हो गई, इसे आप निकाल लीजिए। फिर हम सल्तनत काल, मुगल काल और आधुनिक भारत में चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, कर लिया आपने। सल्तनत काल के बारे में या सल्तनत कालीन चित्रकला के बारे में हमें लाइन लिखा है कि शाही इमारतों और मस्जिदों के ऊपर पेड़ पौधों के चित्र अंकित होते थे। इसका कारण क्या है बच्चों कि मुसलमान धर्म में चित्र बनाना वर्जित है। ठीक है, इस कारण ये लोग चित्रकला को ज्यादा इन्होंने महत्व नहीं दिया। लेकिन मुगल काल में जब हम देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मुगल लोगों ने, कि वो भी मुसलमान थे, उन्होंने चित्रकला पर बल दिया। जब आप बाबरनामा और अकबरनामा की कृतियां देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन कृतियों में बहुत सारे सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जब हम मुगल शासक जहांगीर की बात करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। देखिए कि मुगल काल को तीन काल या तीन कारणों से स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर का काल और आन मुगल काल का स्वर्ण काल, उसमें सभी तरह का विकास हुआ। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल और शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्ण काल। ठीक है, जहांगीर के बारे में या जहांगीर की चित्रकला की अभिरुचि के बारे में जहांगीर स्वयं जहांगीरनामा में लिखता है, अगर किसी चित्र को 4 चित्रकारों द्वारा भी बनाया गया है तो मैं चित्र को देखकर यह बता सकता हूं कि कौन सा चित्र या कौन सा भाग किस कलाकार ने बनाया होगा। ठीक है, तो मुगल काल में चित्रकला उत्कृष्टता पर थी। उसके बाद आएगा आपके अंग्रेजों का समय। अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ। अंग्रेजों ने पाश्चात्य पद्धति से चित्र बना के या पश्चिमी पद्धति या पश्चिमीकरण किया
तो उन्होंने पश्चिमी की नकल में 3 जगह, कहाँ पर, बंबई, कलकत्ता व मद्रास में आधुनिक चित्रकला से संबंधित केंद्रों की स्थापना की। ये है हमारे भारतीय, और ये जो सारे चित्र हैं हमें किसी ना किसी रूप में इतिहास को जानने का मौका देते हैं। आज भी हमारे भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत आज समाप्त हो गए हैं। कल हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लेसन समाप्त करेंगे। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझसे कॉल करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत। इसको हम, ये पहला पार्ट होगा धार्मिक। इस धार्मिक को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा बौद्ध ग्रंथ और तीसरा जैन ग्रंथ। इसमें हम वेद आदि के बारे में पढ़ेंगे, या बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, या जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। फिर है धर्मेंद्र, जिसे आप लौकिक साहित्य भी बोलते हैं। इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक ऐतिहासिक और दूसरा साहित्यिक। इस ऐतिहासिक में जैसे हम चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो राजाओं के बारे में और इस तरीके के वर्णन है, जबकि ये दूसरा जो साहित्य होगा जिसे हम लौकिक साहित्य के रूप में बोलेंगे, इसके अंतर्गत कहानियां, किस्से आदि पढ़ेंगे, लेकिन वो सब हमें किसी ना किसी रूप से इतिहास से परिचित करवाएंगे। इसी में ही एक आपका है क्षेत्रीय साहित्य। ये क्षेत्रीय साहित्य बहुत बड़ा है, जैसे तमिल आदि देशों में जो है संगम साहित्य, राजस्थान में राजस्थानी साहित्य, गुजरात में गुजराती साहित्य, महाराष्ट्र में मराठी साहित्य, कन्नड़ साहित्य। तो इनके साथ साथ क्षेत्रीय भी साहित्यों का निर्माण हुआ, लेकिन उनके बारे में हमारे को ज्यादा पढ़ना नहीं है। इनके बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें सामान्य जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर इनको पढ़ेंगे तो पूरी एक किताब की किताब ही है। तो हम क्या सामान्य जानकारी करेंगे देंगे। इसके बाद में है आपके विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के अंतर्गत हम वो पढ़ेंगे कुछ विदेशी पुराने समय में हमारे यहाँ आए, कुछ बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए, कुछ यात्रियों के रूप में आए, पर्यटकों के रूप में आए, और उन्होंने भारत में क्या क्या देखा और उन्होंने भारत में क्या क्या देखा और उसके बारे में क्या क्या लिखा। और कुछ जो आपके विदेशी जो साहित्यकार हैं वो तो कुछ ऐसे भी हैं जो भारत नहीं आए, यहाँ से सुनी हुई बातों से ही उन्होंने भारत के बारे में लिखा। जैसे हेराडोटस के बारे में, जिसको इतिहास का पिता हम बोलते हैं, वो कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने जो अपनी पुस्तक है हिस्टोरी का, उस पुस्तक के अंतर्गत उसने भारत और फारस मतलब ईरान के संबंधों की बात कही है। उसके बाद में इसी के अंतर्गत एक नई चीज हम पढ़ेंगे। साहित्य के क्षेत्र में हम यही चीज पढ़ते हैं, लेकिन इन धार्मिक धर्मेंद्र और उसके बाद में एक नई चीज और जुड़ी है जो आपके सिलेबस में है, वो है वंशावली। वंशावली का मतलब है किसी वंश विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे हम वंशावली बोलते हैं। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति
या एक व्यक्ति के पूरे परिवार की जानकारी। वंशावली का अध्ययन जब से और बढ़ गया, जब 1871 में अंग्रेजी सरकार ने इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता दी थी। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम भोपा, भाट और गंगा जी के पंडे बोलते हैं। इन लोगों के पास में हमारे परिवारों की वंशावली होती है और ये वंशावली अब तक आप इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ी होगी, लेकिन इस वंशावली का संबंध इतिहास में सभी व्यक्ति आम आदमी से भी है, क्योंकि इन वंशावलियां जो है इनमें आम आदमी का वर्णन है, ना कि किसी राजा महाराजा का। जैसे मान लो आपके परिवार का वर्णन है, तो वो आपके परिवार से संबंधित है कि आपके परिवार का आदि पुरुष कौन था, आपका परिवार कहां से कहां तक आया, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे। ये सारी की सारी बातें वंशावली लेखक साल में एक बार आकर हमारे पास ये सारी चीजें लिखवाते हैं। ये बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको तो इन सारी चीजों के बारे में मालूम है, और जो शहरी परिवेश के लोग हैं तो उन्हें भी मालूम है कि जब वो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गंगा जी उसको लेके जाते हैं, क्योंकि शहरों में साल भर में एक बार आने का प्रचलन इन लोगों का नहीं है। चाहे समय अभाव मानो या शहर वाले इस चीज को भाव नहीं देते, कुछ भी मानो, तो ये लोग साल में जब उनके कोई मर जाता है, साल में 2 साल में 5 साल में, तो एक साल भी उस लेखन को वहां पूरा करके आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही, अगर आपको समस्या हो तो आप बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद।